Hello everyone, Namaste, good evening to all. I welcome you to my YouTube channel which Unleash Thy Results, which was earlier UTR of SSC, UTR of SSC, and you guys have already been a part of this journey since 2023, wherein I've also shared the fully solved 1000 questions of quant aptitude on my Telegram channel, which is UTR of SSC. And to top it up now, uh, in this session, I'm going to start with the SSC CGL 2025 quant aptitude questions of the first shift, which is 12 September 2025, and wherein all the problems will be unleashed, and it will be very very beneficial to you all for your upcoming examinations, जहाँ पर पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है, एंड जल्दी से रिवाइज करना है चीज़ों को. So these sessions will be very very helpful for all of you. Okay, important takeaways will be like the important questions which are necessary for you to revise जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम्स आर टर्निंग अप. तो जैसे कोई लग रहा है मुझे क्वेश्चन की ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बार बार ये आता है एग्ज़ाम में, या इसकी कोई टेक्निक जो मैंने ऐसी बताई है आपको जो आपके और क्वेश्चंस में भी लग सकती है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको स्टार मार्क करा दूंगा जिससे आपको बाद में रिवीजन में हेल्प मिल सके. ओके, एंड द वैदिक मैथ टेक्निक्स विल बी शेयर्ड, लाइक कैसे आप अपनी कैलकुलेशंस को बूस्ट कर सकते हो. ओके, बहुत बहुत मेजर चीज़ें नहीं होती हैं कैलकुलेशन में, बस एक तरीका होता है देखने का, है ना, जिसमें आप थोड़ा सा जैसे सपोजिटली आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो आप उसको बस तोड़ करके कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो. बहुत छोटी 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 चीज़ें करके आप एक अच्छा अपना टाइम सेव कर सकते हो कैलकुलेशन में. तो वो सब चीज़ें आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन विद यू. एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कोई क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी ट्रिक लग रही है, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको ईजिली रिटेन हो सकता है दिमाग में, तो वो सब चीज़ें इस सेशन में आई विल शेयर विद यू. एंड based upon the feedback of this session, whatever you feel, you can definitely write in the comments, and I will definitely get back to you on any of the query or any of the feedback which you give me for this session. And based upon this, I'm thinking to cover all the remaining quant shifts of you SSC CGL 2025. And after quant, if we just finish it well in time, I will also share the tricks and tips for your reasoning section also. And thereafter, I will also in the meantime take care that the D triple SB Das grade 2 shifts, Das grade 2 shall be shared with you. Okay, so based upon the feedback, and if you find the session helpful in your preparation, accordingly these will be analyzed, and one by one we shall be jumping upon those. So let's start with this session, and let's begin with your leash number 1. I will be naming the questions as leash because ये आपको रोक रहा है. Okay, this is stopping you in a way that you will learn something from this session, and you will find out the best way to solve and then unleash your uh, full capacity on that leash. Okay, so the first leash for today is हमें इन फ्रैक्शंस को विच इज़ 2/3, 5/9, 3/5, 4/7 को असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से लेकर के बड़े में अरेंज करना है. ओके, नाउ दी यू हैव डन दिस क्वेश्चन सिंस चाइल्डहुड. ओके, सबको पता है कि वो कैसे कर लेते हैं, फटाफट से एलसीएम निकाला, ऊपर मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको जो नंबर छोटा आया वो छोटा लिख दिया, बड़ा नंबर आया बड़ा लिख दिया. नो, इस तरीके से करते थे. गुड, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट आई होप यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जहाँ पे आपको पता होता है कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती हैं. जैसे 1/2 आपका अगर 0.5 परसेंटेज में 50% होता है. ओके, 1/2 आपका 0.33 या फिर 33.33% होता है. ओके, सो लाइक वाइज हमें ये देखना है कि इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है नीचे. जैसे पहले वाले में 1/3, दूसरे वाले में
1/9, फिर 1/5, 1/7। ओके, सो हमें पता है 1/3 की वैल्यू, जस्ट मैंने आपको जस्ट वही बताया, इज़ 0.33। ओके, हमें 2/3 की वैल्यू निकालनी थी, तो 2/3 इसका दुगना है, 2/3 इसका दुगना, 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0.66 या फिर 66% हो जाएगी, 66%। ओके, सेकंड फ्रैक्शन इज़ 1/9। मैंने आपको भी बताया कि डिनोमिनेटर में देखना है और फिर उसकी बेस वैल्यू में पता होनी चाहिए। ओके, तो 1/9 की वैल्यू होती है 0.11, तो 5/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये इससे 5 टाइम्स है, ये इससे 5 टाइम्स है, तो दिस विल बी 0.55, या फिर इन परसेंटेज इट विल बी 55%। ओके, थर्ड फ्रैक्शन इज 1/5, इसकी वैल्यू आपको पता है 0.2 होती है, आपको 3/5 की वैल्यू आराम से निकाल लोगे अब आप, ये इसका 3 टाइम्स है, तो दिस विल बी योर 0.60 या फिर 60%, 60%। फोर्थ वैल्यू आपकी 1/7 है, 1/7, इसकी वैल्यू होती है 0.1428, तो 4/7 की कितनी हो जाएगी? ये इसका 4 टाइम्स है, तो 14 4 इज 56 एंड 28 4 इज 112, तो ये हो जाएगी 0.5712 या फिर ऑलमोस्ट 57%। ओके, अब आपने ये सारे परसेंटेज में वैल्यू तोड़ दिए, नाउ यू कैन ईजिली जंबल देम फ्रॉम डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें अब देख लो अब आप कैसे करोगे। आपको दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है, फर्स्ट नंबर दे दिया इसको, ये सेकंड नंबर पे आ गया, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आ गया, ये फोर्थ नंबर पे आ गया। तो ऐसे आपने बिल्कुल बहुत जल्दी से आपने यूजिंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस आपने इनको बिना एलसीएम निकाले इनका आंसर क्विकली निकाल लिया। अब आपको पता है 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है, मेरा 5/9 आ रहा है, 2 नंबर पे मेरा आ रहा है 4/7। अब देख लो ऑप्शन में 5/9 4/7, एक ही ऑप्शन में है खाली 5/9 4/7 से स्टार्ट होके, तो ये आपका इस लीस्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतने रुपए, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स। अच्छा, इसमें एक आप चीज़ नोटिस करो, ये अरविंद में यहाँ पे इसने ए यूज़ किया हुआ है, भाविन में इसने यहाँ पे बी यूज़ किया हुआ है, और चंदन में इसने यहाँ पे सी यूज़ किया हुआ है। सो इन राइटिंग इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल ओनली यूज़ लेटर्स ए, बी एंड सी, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा टू सेव माई टाइम। फर्स्ट पॉइंट, ओके, ओनली ए, बी एंड सी विल बी यूज्ड वाइल राइटिंग दिस इन माई वर्किंग नोट्स। ओके, सेकेंड, आप इसमें अमाउंट इसने इन्वेस्ट करी है, ए ने 80,000, ओके, इसने की है 120,000, इसने की है 160,000। ओके, इसको मैं पहले ही रेशो में ले लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे रेशो ही निकालना है, तो मैं पहले से ही इसको रेशो में लेता हूँ। ओके, सो कैसे, अगर मैं इनको 4 से काट देता हूँ तो ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 4 16 हो जाएगा। तो इनके रेशियो ऑफ अमाउंट मेरे पास आ गए हैं, क्या रेशियो ऑफ अमाउंट क्या आ गई, 2:3:4। ठीक है, मुझे रेशियो प्रॉफिट निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड। ओके, तो अमाउंट इन्वेस्टेड का रेशियो मेरे पास आ गया 2:3:4। क्लियर इतनी बात। अब हमें टाइम देखना है, इसमें इन्होंने कितने कितने टाइम तक अपना अमाउंट ही इन्वेस्टेड रखा, जो हमने 2:3:4 रेशियो निकाल दिया पहले से ही। ओके, अब यहाँ देखो, इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज़ 1,05,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, इसका मतलब इन्होंने 1 साल तक की बात करी है, जहाँ पे ए ने बिज़नेस शुरू किया और ए उसके बाद लगा रहा बिज़नेस में, वो निकला नहीं है कहीं पे भी। ओके, तो इसका मतलब ए ने, ये तो इनकी अमाउंट हो गई, और टाइम इनका क्या आ जाएगा, ए का 12 महीने हो गया टाइम। उसके बाद बी का, बी आफ्टर 4 महीने बाद आया, इसका मतलब बी ने 8 महीने तक इन्वेस्ट करके रखा होगा। और सी ने एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, इसका मतलब सी 12 में से 8 गए 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा होगा। ओके, इससे इन दोनों का अमाउंट इनटू टाइम करके रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 24:24:16।
या फिर 3:3:2। ये आपका फाइनल रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। रेशियो ऑफ प्रॉफिट इसमें बटेगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इसमें बटेगा 3:2 में। ओके, नाउ मुझे पता है 3 + 3 is 6, 6 + 2 is 8. So 8 units correspond to how much total profit is? 1,05,000. 1,05,000. And I need to find out the profit share of चंदन। तो चंदन इसमें कौन सा था? इसमें A 3 है, B 3 है, C 2 है। तो C 2 है तो 2 यूनिट के लिए निकालेंगे, इसका 1/4 हो गया तो इसका भी 1/4 कर देंगे। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे 1/4 हो गया डिवाइड बाय 4, तो यहाँ भी ये डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने। अब मुझे पता है 1,25,000 पूरा काट देगा, प्लस 5,000 बाय 4 रह जाएगा। तो 5/4 क्या होता है? 1.25 होता है। परसेंटेज आपका अर्थमेटिक में हमेशा काम आएगा, परसेंटेज ही आपका टाइम बचाएगा। ओके, 25,000 प्लस 1,250, आपका आंसर 26,250 इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ चंदन। 26,250, ऑप्शन नंबर 4 will be your answer to this least number 2. Next. अगेन सेम क्वेश्चन है मेरा, मुझे प्रॉफिट्स को फिर से बांटना है ना? तो जल्दी से इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाक से जो हमने अभी सीखा है उससे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अगेन मुझे पता है इनकम है, रेशियो इसलिए कर दूंगा। तो ए का रेशियो इन्वेस्टमेंट का 4 to the 8 और बी का रेशियो 3, 4 3 12। ओके, सो अमाउंट का रेशियो मेरे पास आ गया 2:3 और टाइम का रेशियो भी निकाल लूँगा ऐसे ही मैं। अगर मैं टाइम का रेशियो की बात करूँ तो ये 3 3 9 एंड 3 2 6, तो टाइम का रेशियो आ गया मेरा 3:2। ओके, अब इससे मेरा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 6:6 या फिर 1:1। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिवाइड हो गए हैं किसके? ए और बी के आपस में। ओके, सो टोटल प्रॉफिट कितना है? 2 यूनिट्स विच इज़ गिवन एज 45,000। इसमें से मुझे बी का निकालना है शेयर। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 45,000 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 45,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 22,500 आंसर। दोनों का आंसर, दोनों की जो प्रॉफिट वैल्यू आएगी शेयर की वो 22,500 रुपीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, ये आपको इस क्वेश्चन में हिंट है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो और सीधे आप आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाओ। ओके, अब देखो एवरेज कैसे निकलता है? अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर दूं और जितने वो ऑब्जर्वेशंस थे उनसे उसको डिवाइड कर दूं n से, तो मेरा एवरेज आ जाता है। अब जैसे इसमें 100 और 250 के बीच में वो सारे नंबर जो 11 से कटते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर मेरा कौन सा है? 110 है, फिर सेकंड नंबर 121 हो जाएगा, फिर थर्ड नंबर 132 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा इसमें? 242 हो जाएगा, लास्ट नंबर जो 11 से कटेगा इस सीरीज़ के बीच में। ओके, तो जब सम, इससे सम निकल जाएगा आपका, ये सारा सम निकल जाएगा यहाँ से। और जब n निकालेंगे तो n कैसे निकल जाएगा? पहला मल्टीपल 11 का 10th नंबर पे है जो आया है, और लास्ट नंबर 12 कितना आया? 22 नंबर वाला। ओके, तो 22 - 10 12, और एक नंबर और जुड़ेगा जो हमने इसको छोड़ दिया है 10 वाले को। तो ऐसे 13 मल्टीपल्स होंगे, 13 नंबर होंगे ऐसे जो 11 के मल्टीपल्स होंगे इसके बीच में। ओके, बट अब मुझे दिख गया जब मेरा सम जो है 11 के मल्टीपल्स का है तो आंसर भी मेरा 11 का मल्टीपल वाला आंसर होगा सीधा सीधा। ओके, अच्छा, अब जैसे 3 डिजिट का नंबर है मेरे पास, तो इट इज़ ABC फॉर्मेट। नाउ if I take the sum of A plus C and I subtract it from B, my answer should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ये रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ओके, तो अब देख लो कि अगर जिसमें भी एक में भी ऐसे सेटिस्फाई हो गया तो आपका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एवरेज निकालने के लिए। तो देख लो बाय ऑप्शंस, 1 + 6 7 and 7 - 7 0।
ये 11 से नंबर कट रहा है। ओके, 6 + 1 इज़ 7, 7 - 8 इज़ -1, नहीं कट रहा नंबर। 6 + 1 इज़ 7, 7 - 9 इज़ -2, नहीं कट रहा नंबर। 6 + 1 इज़ 7, 7 - 4 इज़ -3, नहीं कट रहा नंबर। योर क्लियर आंसर easily is 176 of this question. ओके, सो मैंने इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दे दी। अगर आपको ट्रिक नहीं लगानी और सीधे आपको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है तो सीधे सीधे आप बीच के नंबर 100 से लेकर के 250 के बीच में बीच के नंबर ये निकाल लोगे आप सारे। इनका सम करके आप नंबर ऑफ टर्म से इसका डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी पिकिंग एंड इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से बस बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास में भी इसमें सारे जो हैं क्वेश्चन में ब्रैकेट्स ओपन करके हम पीछे पीछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होएगा, उसके बाद ये कर्ली बेसिस वाला सॉल्व होएगा, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सॉल्व होएगा, फिर बार वाला। ओके, तो देख लेते हैं। अब मुझे पता है पहला वाला सर्कल वाला जो ब्रैकेट है उसमें 3/4 - 1/4 है, तो 2/4 यानी कि 1/2। ओके, इसका आंसर मेरा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1/2 इंटू 1/2 है, तो 1/4 आ गया नेक्स्ट ब्रैकेट का आंसर। ओके, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर मेरा 1/4 आ गया। नेक्स्ट 1/3 माइनस 1/4, तो 4 - 3 1/12 आ गया इसका आंसर सीधा 1/12। तो थर्ड ब्रैकेट का मेरा आंसर आ गया 1/12। ओके, देन 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12। जब डिवाइड का साइन होता है यहाँ पे तो फ्रैक्शन जो है पलट जाता है। ये बचपन की चीज़ें हैं सारी सीखी हुई, बिल्कुल बेसिक से करना है, इसको गलती नहीं करनी। इसमें टाइम अगर एक बार गलत हो जाता है अगर क्वेश्चन, तो टाइम इसमें डबल ट्रिपल खर्च हो जाता है बिना बात। तो एक बार में सिंपल सिंपल आराम से करके इसको बस ख़त्म कर देना है फटाक से। तो 10 आ गया आंसर। अब सिंपल हमें लास्ट निकालना है 7 1/4 माइनस 10 की वैल्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस चीज़ को समझना, ये अगर वैल्यू 8 होती और मैं 8 - 10 कर रहा होता तो मेरा आंसर कितना आता? -2 आता मेरा आंसर उस केस में। ठीक है, बट 8 से पहले 7 1/4 वाला हिस्सा तो रह गया, विच इज़ 3/4 हिस्सा, ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो इसलिए इसमें 0.75 मैं भूल चुका था, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर -2.75 से सीधा आ जाएगा। ओके, तो -2.75 योर थर्ड ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, या फिर अगर मैं इसको 7 1/4 -10 करता सीधे सीधे और इसको मैं मान लेता 7, तो मेरा आंसर -3 आता, बट मैंने 1/4 को इग्नोर कर दिया माइनस में, तो मुझे वो एडजस्ट करना पड़ेगा 0.25, तो इससे भी आपका -2.75 आंसर आ जाता। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं मिक्स फ्रैक्शन वाले केसेस में ये तंग करती हैं, तो मैंने आपको एक तरीका इसको नेक्स्ट होल नंबर, मतलब 7 1/4 को नेक्स्ट होल नंबर करके बता दिया, और 7/1/4 को 7 लेकर के प्रीवियस होल नंबर लेकर के बता दिया। तो वट एवर यू फील लाइक इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन अडॉप्ट दैट। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन हमने जो अभी पूरा सीखा था, जहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें सम अगर निकालना होगा तो सम के लिए निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे हम, सीधा सीधा ये n को एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आ जाएगा सबका। ओके, दिस n विल बी मल्टीप्लाई विद एवरेज, तो सम ऑफ ऑल आ जाएगा एवरेज। ओके, तो यही बस यूज़ करना है, सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो इसका जो बेसिक तरीका है, ओके बेसिक तरीका, और एक जो उसका शॉर्टकट तरीका जो डिविजन मेथड से हम करते हैं, जो टाइम सेविंग होता है थोड़ा सा, मैं वही करता था अपने टाइम पे भी। तो दोनों चीज़ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप देख लीजिए, अब मुझे पता है 15 नंबर है मेरे पास, 15 नंबर है मेरे पास, उन सब का मतलब ये मेरा n हो गया, और उन सब का एवरेज कितना है 80। इसका मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा इन सबका सम, 1200। ओके, अब ये बोलता है कि पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है, मतलब पहले 6 मतलब n, उनका एवरेज कितना है 72।
ये सम आ गया इनका पहले 6 नंबर का। फिर द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 25% मोर, इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। अब ये बात समझो आप, ये फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज है 72, ओके। और जो अगले 6 नंबर हैं उनका एवरेज जो है 25% ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ओके। दिस इज़ योर ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस इज़ योर चेंज, ओके। 4 आपका ओरिजिनल वैल्यू है इस फ्रैक्शन में, और 1 क्या है? चेंज है। चेंज कैसा है? यहाँ पे लिखा है क्या? यहाँ पे मोर लिखा है, मोर। इसका मतलब ये पॉजिटिव चेंज है, ओके। तो अगर पहले वैल्यू 4 रही होगी तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेंज कैसा हो रहा है? मोर मतलब +1 हो रहा है, तो न्यू वैल्यू मतलब 5 हो जाएगी मेरी, है ना। तो 4 की वैल्यू क्या थी पहले? 72 थी, मतलब 18 टाइम्स थी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 18 टाइम्स करके? तो इनका एवरेज 90 आ जाएगा, सीधा सीधा इनका एवरेज 90 आ जाएगा नेक्स्ट 6 नंबर्स का, ठीक है। इनका भी सम निकल गया फिर 6 × 90, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर पूरे, ये वाले 6 नंबर पूरे हो गए शुरू के, ये 6 नंबर हो गए फिर उसके बाद के, तो 12 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। 12 नंबर्स का सम मेरे पास आ चुका है, ओके। अब मुझे देखना है 13, 14, 15 नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर इज़ 8 मोर देन 15th नंबर, 14 नंबर इज़ 10 लेस देन 15 नंबर। तो 13 और 14 नंबर दोनों 15 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो अगर मैं 15 नंबर को x मान लेता हूँ, तो 14 नंबर मेरा क्या हो जाएगा? x - 10, क्योंकि 10 लेस बोल रहा है। और 13 नंबर क्या हो जाएगा? x + 8, क्योंकि 8 ज़्यादा बोल रहा है 15 नंबर से। इन सब का सम कितना आ जाएगा? 3x - 2। तो इनका सम कितना आ गया? 3x - 2, ओके। तो ये आपका एकदम बेसिक बन गया है कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपने पहले फर्स्ट 6 नंबर्स को सम निकाल लिया, सेकंड 6 नंबर्स का सम निकाल लिया, और 13, 14, 15 नंबर का सम, 13, 14, 15 नंबर का सम ये निकाल लिया। ये 1200 के बराबर है। आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? एवरेज ऑफ 13 एंड 14 नंबर्स। जरा x और 13, 14 नंबर का एवरेज देखना कितना आ रहा है। तो 2x - 2 / 2 = x - 1। आपको बस x की वैल्यू निकाल करके उसमें -1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन करने का, बिल्कुल बेसिक, ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधे सीधे सम निकाल लो, है ना। टोटल के बराबर रख दो, पहले 6 बाद के 6, और फिर ये 13, 14, 15 नंबर के एवरेज सम निकाल करके इक्वल करके x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप सीधे बस x - 1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा x - 1? मैंने आपको अभी बताया कि दोनों का सम कितना है, 2x - 2, और एवरेज निकालने के लिए मुझे सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज आ जाएगा मेरा, ओके। तो इससे मेरा आंसर x - 1 आ गया एवरेज इनका। तो एवरेज में अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, सीधे मैं -1 कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज योर बेसिक, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी डेविएशन मेथड, जो मैं आपको सिखाऊंगा अब, जो थोड़ा टाइम सेविंग भी है। और बड़े क्वेश्चंस में, आपके DI के क्वेश्चंस में, जहाँ पे एवरेज निकालना होता है लंबी लंबी फिगर्स का, द डाटा इज़ वेरी वेरी बिग, और वहाँ पे टाइम कम होता है निकालने के लिए, तो वो आप जल्दी निकाल सकते हो इस डेविएशन मेथड से, ओके। तो डेविएशन मेथड सीखते हैं, इसमें कैसे होता है डेविएशन मेथड, ओके। अब देखो, मेरे को पता है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर्स कितना था? 80 था। तो मैंने मान लिया कि अज्यूम्ड एवरेज मेरा 80 है। मैंने 80 को एक अज्यूम एवरेज कर लिया, ठीक है। अब इससे, इस अज्यूम एवरेज से अगर किसी का एवरेज कम होगा तो मैं डेविएशन उसको माइनस में लिखूँगा, और जो इससे ज़्यादा होगा वो प्लस में आ जाएगा डेविएशन, ठीक है। अब देखो, पहले 6 नंबर का एवरेज कितना था? 72 था। तो 80 72 से बड़ा है एवरेज जो है मेरा, तो इसका मतलब कितना कम है? 8 कम है, तो ये 8 कम है, इनका ये डेविएशन आ गया पहले 6 नंबर का। प्लस
अगले 6 नंबर का मुझे पता है, मैंने अभी निकाला था कि 90 आ रहा था एवरेज, जो कि 80 से बड़ा है और 10 बड़ा है, तो इसका प्लस का डिवीजन आ जाएगा 10 का प्लस। बाकी नंबर को एज इट इज़ जो सम आ रहा था उनका 3x-2, इसको ऐसे लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू, अब यहाँ पे 80 इनका एवरेज है 15 नंबर्स का, तो 80 - 80 इनका वो आ जाएगा सम। ठीक है, अब यहाँ से आ गया -48 प्लस 60 प्लस 3x-2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 2 - 12, x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और आपको भी पता है, हमने बताया था कि 13th और 14th वैल्यू का एवरेज कितना आ रहा था, x - 1 आ रहा था, है ना, ये बताया था ना, ये 13 14 वैल्यू का एवरेज x - 1 आ रहा था। ओके, सो अब मैं रख दूंगा यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई थी, -10/3, तो -10/3 -1 यानी कि -13/3 यानी कि -4.33। ओके, -4.33। अब मेरा डेविएशन में एवरेज आ गया है मेरा -4.33। अब जो मेरा एज्यूम्ड एवरेज था 80, उसमें इसको एज इट इज़ रख दो। अब अगर ये पॉजिटिव का होता तो मैं जोड़ देता, नेगेटिव का है तो मैं इसमें माइनस कर दूंगा 4.33, तो आपका क्या आंसर आ गया 75.67। ये आपका 13-14 नंबर्स का एवरेज आ चुका है। सी दिस इज़ सो ईजी मेथड कि आपने सीधे सीधे एज्यूम एवरेज करके बहुत जल्दी से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, और फटाक से आपका ये 13-14 नंबर्स का एवरेज भी आ गया। जो नेगेटिव डेविएशन था, अगर ये पॉजिटिव होता डेविएशन ये वाला अगर पॉजिटिव का आंसर आता तो मैं जोड़ देता इसमें, तो फिर आंसर आता 84.33। अब क्योंकि नेगेटिव डेविएशन था तो ये इसमें से लेस हो जाएगा एज्यूम्ड एवरेज में, ये मेरा जो एज्यूम्ड एवरेज है उसमें से ये लेस हो जाएगी अमाउंट, तो ये बचा हुआ मेरा आंसर आ जाएगा, विच इज़ दी ऑप्शन नंबर 3rd। So 3rd will be your answer to this leash. Okay, I hope you enjoyed this question. Okay, so basic concept and the deviation method concept are shared by me. इसको आप एक बार दोबारा से देख करके समझ लीजिएगा। इन केस कोई डाउट है इसमें अभी भी, तो मैं नेक्स्ट सेशन में दोबारा से इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इन द टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, नाउ लीश नंबर 7। A landlord bought a flat for 8 lakh. ठीक है, he wants to earn a 9% annual return on his investment. ओके, अगर मुझे 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद 9% एनुअल रिटर्न चाहिए, तो कितने रुपए चाहिए मुझे, 72,000 रुपीज़ चाहिए पर ईयर, या फिर 72,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 6,000 रुपीज़ पर मंथ का मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। ठीक है, और ये कब चाहिए, जब मुझे आफ्टर पेइंग 2,000 पर मंथ एज मेंटेनेंस। तो ये मेरा खर्चा है जो मुझे अपने रेंट में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसमें, अपने मंथली रेंट के चार्जेस निकालना है, कि मैं उस को अगर अपनी प्रॉपर्टी को जो मैंने 8 लाख रुपये महीने में ख़रीदी थी, उसमें मुझे 6,000 रुपये पर मंथ का तो मुझे अपना अर्निंग्स चाहिए, और मुझे उसके 2,000 रुपये हर मंथ मेंटेनेंस में पे करने हैं, है ना। तो अगर मैं किसी अपने किराएदार को वो प्रॉपर्टी दूंगा रेंट पे, तो मुझे उससे कितने करने पड़ेंगे चार्ज, 8,000 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे पर मंथ, सो दैट मैं उसमें 2,000 रुपये अपने मेंटेनेंस के दे पाऊँ और 6,000 रुपये मुझे उससे रिटर्न मिल जाए। ओके, सो योर आंसर इज़ 8,000। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाई स्कोरिंग, करो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 2.5 प्लस 3.6, अगर ये 3.5 होता तो आंसर मेरा सीधे सीधे 6 आया था पूरा, एक ज़्यादा है तो 6.1। ओके, 6.1, अगर ये 2 होता पूरा तो यहाँ से मेरा 4.1 आता, पर 4.1 में ये 1 छूट गया मेरा, तो 0.1 और जोड़ दूंगा इसमें मैं, 4.2, सिंपल। ओके, ब्रेक दी नंबर्स। ओके, उससे आपको या तो ब्रेक कर दो या फिर उसको, मतलब जैसे 25 और 35 कर लिया तो फटाक से आपको पता है कि 5 5 10 दे देगा, 30 है ना, जैसे 30 और 20 तो 50 तो यही हो गया, और 5 5 10, सो 6.0
और 1 मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे क्योंकि मेरा 3.5 से 3.6 बन जाता था, तो 6.1 सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया। तो 6.1 में से अगर ये नंबर मैं 2 मान लिया होता तो 4.1 आता, पर मैंने 0.1 इसको एक्स्ट्रा माना तो 0.1 एक्स्ट्रा और हो गया, तो 4.2 ऐसे निकल जाता है फटाक से। ये सब चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा कि ठीक है हम लंबा से कर लेंगे, कैरी करके कर लेंगे, बट बिलीव मी DI के क्वेश्चंस में और स्पेशली मेंसुरेशन क्वेश्चंस में या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में ये बहुत चीज़ें काम आती हैं। मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग्स ये पाइल अप होकर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं लॉन्ग रन में। रेस्ट इट्स अप टू यू whether you can take it or leave it. अब ये क्वेश्चन आ गया है CI का। तो कोई अमाउंट है वो डबल हो जाती है कितने टाइम में? 5 ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर अमाउंट टू ग्रो 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अब हमेशा याद रखना जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ना इस केस में डबल, और जहाँ पहुँचाना चाहेगा आपको ये उसी की पावर से पहुँचाएगा। ठीक है, 8 टाइम्स मतलब ये 2 की पावर 3 है 8, तो ये इसी वैल्यू की पावर बनाएगा उसको। अगर यहाँ बोलेगा कि ट्रिपल है, मान लो यहाँ पे बोला है ट्रिपल, तो ट्रिपल को या तो बोलेगा कि 27 टाइम्स, ठीक है, या बोलेगा 81 टाइम्स, तो 3 की ही पावर बनाएगा उसको। ओके, तो 2 की पावर 3 बनाना है हमें, तो पूछ रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा बनने में। कुछ नहीं करना, जो पावर बनेगी मेरी उसको मैं नंबर ऑफ़ ईयर्स में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, सो 5 इंटू 3, 15 ईयर्स में ये 8 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इफ n years n is the number of amount in particular year, and n to the power x is your that multiplying factor, and the time needs to be find out, then it is simple x multiplied by y, x multiplied by y, simple. Okay, a sum becomes इतना in 2 साल 2 years and 7920 in 3 years at CI. हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है। ओके, नाउ CI का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, सपोज मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ओके, तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100 था, नेक्स्ट ईयर ये 110 हो जाएगा, और फिर इस पे 10% लगाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर ये, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये 110 हो गया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये 121 हो गया। अब अगर आप रेशियो देखोगे फर्स्ट ईयर अपॉन दी ओरिजिनल ईयर, ओरिजिनल, तो 110 अपॉन 100, 11/10। और अगर आप रेशियो देखोगे सेकेंड ईयर एंड अमाउंट और फर्स्ट ईयर की अमाउंट का, तो 121 अपॉन 110, अगेन 11/10। तो द रेशियो at the start and the ratio of after every year remains the same in CI. Okay, so 6600, one second, 6600 was the amount at the end of second year and 7920 at the end of third year. आप इसका रेशियो देख लो कितना आ रहा है। तो आई नो दैट दिस विल बी 11 6 66, 11 7 11 2 0, and 12 5 60, 12 6 72. तो दिस इज़ योर रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट। तो 20% आपका हर ईयर वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। दैट मीन्स जब वो स्टार्ट किया होगा तो वो 5 वैल्यू रही होगी, एट द एंड ऑफ ईयर वो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो 6 हो गई होगी, फिर अगेन फर्स्ट ईयर में वो वैल्यू 5 रही होगी, फिर वो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 6 हो गई होगी। ओके, नाउ इक्वेट द रेशियोज, 5 5 25, 6 6 36। ओके, तो 36 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 6600, और आपको ये निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू। तो 6600 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। अभी 100 डिवाइड बाय 4 क्यों लिखा मैंने, वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में समझाऊंगा। ओके, 25 को मैंने 100/4 लिखा है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को परसेंटेज आता है और परसेंटेज मेरा अर्थमेटिक में हमेशा काम आएगा, हमेशा। ओके, सो 6 11
6 6 एंड 4 25 से चलो काट लेते हैं, बट ये बहुत काम आता है, आई शो यू। सो 27500 डिवाइडेड बाई 6। अब मुझे पता है अगर वैल्यू ये 24,000 होती और 6 से काटना होता तो मेरा आंसर 4,000 आता। 4,000 आता मेरा आंसर, ठीक है। वैल्यू अगर 30,000 होती और 6 से काटना होता तो मेरा आंसर 5,000 आता, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू ये 24,000 से ज़्यादा है और 30,000 से कम है। इसका मतलब मेरा आंसर 4,000 और 5,000 के बीच में फॉल करेगा। 4,000 के बीच में, 5,000 से ऊपर हो गया, 6,000 से ऊपर हो गया। ओनली दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सुमन परचेज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट इतने रुपये पर लीटर, एंड अदर 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 50 रुपीज़ पर लीटर। कंबाइन कर दिया और इतने पे बेच दिया, ठीक है। कितना प्रॉफिट है ये निकालना है। आप इसमें ध्यान रखो कि इस लीटर को ना, जैसे इसमें फर्स्ट केस में इसने 25 लीटर यूज़ किया है, सेकंड केस में 50 लीटर यूज़ किया है। इसको आप नलीफाई कर दो पहले थोड़े टाइम के लिए यहीं पे, ओके। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। तो इसने अब मान लो 5 लीटर ख़रीदा है इसने 45 के हिसाब से, ये फर्स्ट क्वांटिटी है। और सेकंड 3 लीटर ख़रीदा है इसने 50 रुपये के हिसाब से, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ओके। अब अगर ये मान लो नंबर 40 होता, नंबर ये 40 होता खाली, तो 200 तो ऐसा आता सीधे सीधे 200 भाई, 45 200। और अगर मैं 4 को छुपा दूँ ये वाले को, तो 5 5 25 25 मेरा और ऐड हो जाता। तो कितना आ गया 225। वैदिक मैथ्स बताता चलूँगा हर लीज के हिसाब से, ओके। अगेन दिस इज सिंपल, यहाँ पे 0 है तो ये फटाक से हो जाएगा ऐड, तो 150। तो सी पी कितना आ गया मेरा 375। ये मेरा सी पी आ गया इस परचेज़ के बाद, जब मैंने इनकी क्वांटिटी को डिवाइड बाई 5 करके नलीफाई करके ईजी बना दिया कैलकुलेशंस के लिए। अब एस पी अगर मैं निकालूंगा तो मेरी क्वांटिटी क्या है एक्चुअल में, अभी 5 + 3 8 क्वांटिटी है मेरी अभी। तो 8 क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 50 रुपये हर क्वांटिटी के दिए, सॉरी 48 दिए मैंने हर क्वांटिटी के, ओके 48 दिए मैंने हर क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस में। तो अगेन अगर ये 40 होता तो कितना आता मेरा 320 आता, प्लस अगर ये 4 में छुपा दूँ एक बार को तो 8 8 64 और ऐड कर दूँगा, तो 384 आया था मेरा, ठीक है। तो सी पी मेरा कितना है 375 नलीफाइड क्वांटिटीज़ में, एंड एस पी मेरा 384 है नलीफाइड क्वांटिटीज़ में, ओके। उसने पूछा है व्हाट इज टोटल प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस, मतलब रुपीज़ में पूछा हुआ है, परसेंटेज में नहीं पूछा, ओके। तो आप ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है तो 384 माइनस 375, यानी कि 9 रुपये का प्रॉफिट। और 9 रुपये कब हुआ, जब मैंने क्वांटिटी को डिवाइड बाय 5 किया था। तो वापस से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल आंसर लाने के लिए, है ना। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था यहाँ पे, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए और मैं जल्दी से आंसर निकाल पाऊँ, ओके। सो अगेन वापस मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो एक्चुअल मेरा कॉस्ट कितनी आ जाएगी, प्रॉफिट ऑफ ₹45, ओके। तो 45 रुपीज़ प्रॉफिट इज़ योर आंसर। नाउ अगर आपको इसका आंसर निकालना होता परसेंटेज में निकालना होता इसका आंसर, तो उसका देख लो अब तरीका। मुझे पता है 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पे 375 रुपीज़ पे। अब आपको ये बात पता है 375 को देख के देखा देखा लग रहा है नंबर, जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल विवश कर दूंगा कि आप परसेंटेज पढ़ो और परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू याद करो, और आप उसको ऑल थ्रू आउट योर अरिथमेटिक पोर्शन लगाओ चीज़ों को, ठीक है। मुझे पता है 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5। क्या है वो, ये इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 37.5 इंटू 10 करके। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 3000/8, ओके। 3000/8। अब ये 3 से 3 से सीधे कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 24/10 2.4% प्रॉफिट, परसेंटेज टर्म्स में 2.4% प्रॉफिट, ओके। आया मज़ा। दोबारा बताऊँ इस चीज़ को,
1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 3 टाइम्स कर दूंगा उसको, 37.5% हो गई। ये इसका 10 टाइम्स है, इसी का प्रोडक्ट है ये। इसका मतलब ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 3000/8, है ना। अब ये सीरीज से कटेगा, 3 9 3 24, 24/10 2.4%। वैदिक मैथ्स अगेन सीखते जाओ, बहुत चीज़ मिलेंगी आगे आगे। नेक्स्ट, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो इनका CP पर टॉय निकाल लेता हूँ पहले मैं। CP पर टॉय, तो 90,000 रुपीज़ खर्च कर रहा है वो, और कितने खरीद पा रहा है, 1200 टॉयज़ खरीद पा रहा है। अगेन ये 3/4 दिख रहा है मुझे, 3/4, ये 3/4 दिख रहा है मुझे। 3/4, 1/4 की वैल्यू 25 होती है, 3/4 की 75 हो जाएगी, तो 75, 2020 और एक पॉइंट हटता तो एक जीरो और कट जाएगा। 750 रुपीज़ पर टॉयज़ का CP आ गया, 750 रुपीज़ पर टॉयज़ का CP आ गया। ओके, आगे चलते हैं। तो उसके पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने थे पहले, 1200 थे उसके पास, 1200 टॉयज़ थे उसके पास। ओके, उसने इसमें से डोनेट कर दिए, डोनेट फॉर फ्री, कितने, 200 टॉय डोनेट कर दिए। ओके, फॉर चैरिटी इवेंट। बचा कितना, 1000 टॉय बचे उसके पास, अब 1000 टॉयज़ बचे उसके पास। ओके, फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 120 पर कार। ओके, चलो एक बार आपको मार्केट प्राइस डिस्काउंट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ कैसे लगता है। ओके, मार्क प्राइस को MP लिख रहा हूँ मैं, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस में जब मैं डिस्काउंट को मारूंगा, उससे मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके, एंड कॉस्ट प्राइस पे जब मैं प्रॉफिट परसेंट लगाता हूँ, उससे सेलिंग प्राइस मिलता है मुझे। ओके, दैट मीन्स जो अगर मैं एक गैप बनाऊँ तो CP, SP और MP। CP से SP मेरे को तब मिलेगा जब मैं यहाँ से या तो मैं इसमें प्रॉफिट परसेंटेज लगाऊंगा या मैं लॉस परसेंटेज लगाऊंगा। और MP से CP कब आएगा, जब मैं इस MP में से डिस्काउंट परसेंट निकाल दूंगा तो मेरा SP आ जाएगा। दिस इज़ योर लेटर। ओके, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बिठा के चलना आपने, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, सेकेंडली एक चीज़ और समझ लो, मुझे अगर निकालना होता है डिस्काउंट परसेंटेज, मुझे निकालना होता है तो वो निकलता है फ्री आइटम्स अपॉन टोटल आइटम्स। ओके, इससे डिस्काउंट परसेंट निकलता है। अभी देखना ये सब चीज़ें काम आएंगी, आओ। अब देखो, ही ऑल्सो ऑफर्ड 2 टॉय कार्स फॉर फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार्स परचेज्ड। ठीक है, अभी आएगा ना कॉन्सेप्ट काम, कौन सा वाला, डिस्काउंट परसेंट का क्वेश्चन जो भी बताया मैंने आपको। इसमें इसने फ्री कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, और टोटल कार्स कितनी है इसकी, टोटल कार्स कितनी हो जाएंगी भाई, एक तो 2 हो गई, है ना, एक तो 2 हो गई, 1 सेकेंड, 2 टॉय कार्स तो उसकी फ्री फ्री हो गई, फ्री आइटम्स आ गए हमारे ऊपर, और टोटल कार्स तो 2 तो ये वाली हो गई फ्री वाली, और 8 जो उसने परचेज करी है, तो टोटल कार्स कितनी, 10 हो गई मेरे पास। ओके, 10 हो गई, तो 2/10 दैट इज़ योर 20%। उसने टॉयज़ फिर से डिस्काउंट पे दे दिए, मतलब 200 पहले डोनेट कर दिए, 20% फिर इसने ऐसी फ्री में दे दिए। ओके, तो 1000 टॉय में से अगर मैं 20% निकाल दूंगा तो दैट इज़ योर 200 टॉयज़। नाउ रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग मेरे हो गए 1000 माइनस 200, 800 टॉयज़ रह गए मेरे पास रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग मेरे 800 टॉयज़ रह गए। अब मुझे पता है SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है इन टॉयज़, जो मेरे बचे हुए टॉयज़ हैं जो मुझे बेचने हैं वो 800 टॉयज़ है। अब मुझे SP निकालना है। अभी जिसने बोला था जस्ट, ही अनाउंस्ड अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 120 पर कार। ओके, तो 120 मार्क प्राइस था, और मैंने आपको जस्ट अभी बताया था मार्क प्राइस में जब मैं डिस्काउंट परसेंटेज को निकाल दूंगा तो मेरे को SP मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस मेरा अगर 120 है और डिस्काउंट मेरा क्या है 10%,
10%, यानी कि 120 का मैं 90% निकाल दूंगा तो मेरा एस पी आ जाएगा विच इज़ 12 लाइन्स 108 रुपीज़ पर टॉय। ये मेरा एस पी आ जाएगा। ओके, तो मेरा एस पी आ गया, कितना आ गया, 108 आ गया, 108 108। और कितने टॉयज़ बचे हैं मेरे पास, अब 800 टॉयज़ बचे हैं, तो 86400 मेरा एस पी आ गया इन टॉयज़ का, जो मुझे मिला एक्चुअल में। ठीक है, अब ये देखो, ये पूछ रहा है इफ़ ऑल द 1200 टॉयज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कर दिए डिस्ट्रीब्यूट सारे हमने। 1200 टॉयज़ थे मेरे पास, 200 डिस्काउंट में दे दिए, फिर 20% ऐसे फ्री में बांट दिए, बचे 800 टॉयज़ मेरे पास। अब 800 टॉयज़ को मैंने जब 108 रुपीज़ पे बेचा तो मेरे पास इतने रुपए का रिटर्न आया, 86,400 रुपीज़ का। सी पी मेरा कितना था, 90,000 था। अब दिख रहा है मुझे कि सी पी जो है वो एस पी से बड़ा है, मतलब जो मेरी खरीदी हुई कॉस्ट थी वो ज़्यादा रह गई बेचने वाली कॉस्ट से, तो मुझे लॉस हो गया इसका मतलब। ओके, लॉस कितने का दिख गया मुझे अब कैसे, अगर ये 87,000 होता, 87,000 तो 3,000 आंसर आता मेरा, 3,000, और 600 रुपये मैंने ये वाले छोड़े थे, तो 600 रुपये ये, तो 3600 का लॉस हो गया इसको। कितने पे, 90,000 रुपये पे। तो 4% लॉस हो गया मेरे को, 4% लॉस, 4% लॉस इज़ योर आंसर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, बिल्कुल मेंस लायक क्वेश्चन है और आगे भी कई एग्जाम में दिखेगा इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टेक अवेज में आ गया ये। ओके, नेक्स्ट। फिर से डिस्काउंट एस पी एम पी सी पी का क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, सेम टॉपिक देख लेते हैं। अ रिटेलर मार्क्ड एन एयर कंडीशनर 80% अबव कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है, तो अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, 80% अबव, 80% तो 80 हो जाएगा सीधे सीधे, तो 180 इसका एम पी आ गया, 180 एम पी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ही ऑफर्स फर्स्ट डिस्काउंट है 25% मार्क प्राइस, और फेस्टिव ऑफर में उसको एडिशनल डिस्काउंट मिल गया 10% का, ऑलरेडी डिस्काउंट पर प्राइस पे। अब देखो आप, इफेक्टिव डिस्काउंट अगर आपको निकालना है, अगर 2 डिस्काउंट लगे, 3 डिस्काउंट लगेंगे, तो आप कैसे जल्दी से इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो पहला डिस्काउंट एक्स मान लो, दूसरा वाई मान लो, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय 100। तो पहला डिस्काउंट कितना था, 25, सेकेंड डिस्काउंट 10, माइनस 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 32.5%। इतना डिस्काउंट उसने दे दिया। ठीक है, इफ़ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज 15,552, तो हमें अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस निकालना है सी ए सी का। ओके, अब मुझे पता है ये डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे लगता है। मार्क प्राइस मैंने अभी 180 अज्यूम किया है। ओके, तो 180 इंटू 100 माइनस 32.5% इज इक्वल टू 15,552। ये मेरा एस पी आ गया यहाँ से, और एस पी मुझे क्वेश्चन दे रखा, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया 15,552 के। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, जो मेरी सी पी था, सी पी मैंने 100 अज्यूम किया था ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है मुझे, सिंपल। अब एक चीज़ देखो आप, 15,552 180 मल्टीप्लाई बाय 67.5 इंटू 100, ये करना है मुझे। डर लग रहा है देख करके इस चीज़ को, डर लग रहा है क्या? अभी देखो, आपको पता है 1/4, मैं फिर से बोलूँगा कि वैल्यू 0.25 होती है। 10/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। ठीक है, ये जो 7.5 है यहाँ पे, ये 3 टाइम्स है इसका, दैट मीन्स ये 30/4 है। तो ये नथिंग बट ये है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये 6/3/4 है ये। ठीक है, 6/3/4 है। ओके, सिंपल सिंपल। अब इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, 67.5 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 6/3/4 से, यानी कि 270/4 से। तो 15,552 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 270 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। ओके,
अब 9 से कटेगा ये 15 18, बिल्कुल 9 से कटेगा, 9 2 18, 19 9 17 ज़ा 153 और 9 2 18 और 9 72, 9 3 27, 9 19 ज़ा 9 2 18, 3 64 टाइम्स, 2 32 टाइम्स. सो नाउ 32 इंटू 4 इज़ 128. सिंपल. आपकी भी जल्दी हो जाएंगी ऐसी कैलकुलेशंस. टेबल्स आपको याद होनी चाहिए टिल 20 बहुत अच्छी तरीके से. एंड धीरे धीरे करके मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताता चलूँगा, जिससे आपको दिख जाएगा कि नंबर किससे कटना चाहिए, किससे कट सकता है. ओके, ग्रेजुअली विद सेशंस. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. काइंडली स्टार मार्क इट फॉर योर रिविजन. Next leash number 14. A 40-liter mixture contains juice and water in 5:3 ratio. Okay, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू मेरी दे रखी है 40, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5. दैट मीन्स जूस इस टू वाटर मेरा कितना आ गया, जूस मेरा 5 था, 1 की वैल्यू 5 है, 5 5 इज 25 एंड 3 की वैल्यू 3 5 इज 15 मेरा वाटर था. अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड टू दिस, जिससे मेरा रेशियो जूस वाटर का 2:3 हो जाए. ओके, मेरे को फाइनल रेशियो इसमें चाहिए 2:3 में. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वाटर ऐड करूँगा इसमें, जिससे ये 2:3 हो जाएगा रेशियो. ओके, अब एक बार बताओ, मैंने जूस तो इसमें ऐड नहीं किया, तो जूस तो यहाँ भी सेम रहेगा, जो मेरा निकला है ऊपर 25 सेम रहेगा ना, है ना. तो अब देख लो, ये इसका 12.5 टाइम्स है, तो इसका भी 12.5 टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी रेशियो मेंटेन रहेगा ना ये. भाई 2:3 के रेशियो में अगर मेरा को आंसर चाहिए, फाइनल आंसर, तो उसी रेशियो में मेंटेन होनी चाहिए फिगर. अब 2 12.5 टाइम्स है, तो 3 12.5 टाइम्स कितना आ जाएगा 37.5. तो न्यू वाटर विल बी 37.5 आफ्टर एडिंग. ठीक है, तो 15 से मैंने इतना कर दिया, 37.5 कर दिया. तो कितना वाटर मैंने ऐड कर दिया होगा इसमें, 22.5 लीटर, 22.5 लीटर. ओके, जो चीज़ हमने उसमें ऐड ही नहीं करी, तो वो तो सेम ही है ना. हमने मिक्सचर में जो पहले 25:15 था एक्चुअल मिक्सचर, है ना, तो उसमें हमने जूस तो मिलाया नहीं, सिर्फ हमने वाटर मिलाया, और वाटर मिलाने के चक्कर में हमारी क्वांटिटी जो है वो 2:3 हो गई. तो सिंपल वो 2 की वैल्यू से इक्वेट करके उसकी पर यूनिट वैल्यू निकाल लो 12.5. फिर 12.5 इंटू 3 37.5. इतना आपने जो ये बढ़ गया अमाउंट 15 से, जो ये 37.5 हो गया, ये आपका एडेड अमाउंट है उसमें ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, नाउ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखते हैं. तो ए इज़ एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज़. ए किसी काम को 15 डेज़ में ख़त्म कर रहा है, एंड बी इसी काम को 20 डेज़ में ख़त्म कर रहा है. तो दो लोग हैं. अच्छा, दो लोगों का फटाक से जब मैं कोई आंसर निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे निकालना है कि टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, है ना, ये होता है इसका तरीका. तो 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20, दैट इज़ 300/35. ये मेरा टोटल टाइम आ गया इस काम ख़त्म, जो ये दोनों के साथ काम करेंगे. बोला है ना उन्होंने, इफ़ दे वर्क कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर, तो सात काम मैंने जब कराया तो उनको इतना टाइम लगा. इसका मतलब एक दिन में इन्होंने कितना निपटा दिया वो काम. इसका उल्टा 35/300 इन्होंने एक दिन में काम निपटाया होगा. ठीक है, और इन्होंने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया साथ में. तो 4 दिन में कितना निपटा देंगे ये, 35/300 इंटू 475 टाइम्स 7/15. इन्होंने इतना काम निपटा दिया 4 दिन में. इसने पूछा है कि कितना काम बचेगा. जब इतना काम निपटा दिया तो रिमेनिंग मान लो 1 वर्क है, उसमें से हमने इतना फ्रैक्शन वर्क निकाल दिया, तो 8/15 मेरा रिमेनिंग वर्क आ गया. ओके, 8/15 इज़ योर आंसर. ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया मैंने. अगर अब मैं एलसीएम वाले मेथड से करता हूँ इस क्वेश्चन को, तब भी देख लो आप. अब ए कर रहा है मेरा 15 डेज़ में, बी कर रहा है मेरा 20 डेज़ में. इनका एलसीएम जो आता है वो मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है. ओके, 15 4 60, 23 60, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी.
ओके, काम करने अब मैंने प्लस को लगाया, आप देख रहे हो कि प्लस प्लस इसलिए लगाता हूँ कि टाइम एंड वर्क में ना आगे क्वेश्चंस आते हैं पाइप एंड सिस्टर्न वाले, जहाँ पे कोई लीक पाइप होता है, कोई इनलेट पाइप होता है, कोई आउटलेट पाइप होता है, तो वहाँ पे भी ना अगर हमने बेसिक तरीका ये बना लिया लिखने का अपना कि चलो यहाँ पे तो नहीं था आपका लीक वाला सिस्टम, बट तरीका यही अगर हमने पहले से ही अडॉप्ट कर लिया कि जहाँ पे हमें पता है कि ये काम पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब ये काम पूरा कर रहे हैं, काम ख़राब नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक तरीका बना देता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव में लिखूंगा वैल्यूज़ को, जिससे जब मैं पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन पे जाऊँगा तो वहाँ पे आउटलेट पाइप्स को मैं नेगेटिव में लिखूंगा। ओके, सिखा दूंगा मैं आगे चल के सेशंस में। तो हर घंटे ये 7 यूनिट काम कर रहे हैं, इन्होंने 4 घंटे काम किया साथ में, तो 7 × 4 यानी कि 28 काम कर लिया होगा। तो 60 में से 28 कर लिया, बचा कितना? 32 बचा। 32 बचा कितने पे? 60 पे बचा, तो आंसर 8/15। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ब्लैक में मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया, रेड में मैंने आपको जिस तरह से मैं करता हूँ बहुत जल्दी मैंने वो बता दिया। आंसर दोनों से सेम आएगा, 8/15। ओके, नेक्स्ट। ओके, 2 ऑयल्स आर प्राइस्ड एट 90 पर kg एंड 150 पर kg। इनको मिला दिया और सोल्ड कर दिया 144 पर kg पे आफ्टर अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। इसका मतलब एक चीज़ देखो आप, CP1 CP2 दो चीज़ों का अलग अलग CP है और इनका कोई एवरेज CP रहा होगा। जब हम इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमें क्वांटिटी का रेशो मिलता है, याद रखना इस बात को। ओके, अब मुझे CP1 दे रखा है 90, CP2 दे रखा है 150, बट यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? CP की जगह यहाँ पे मुझे दे रखा है SP, इनका एवरेज। तो CP से मैं SP पहुँच गया, अगर मैं SP से वापस CP पाना चाहता हूँ तो मैं निकाल लूँगा ईजिली। तो 100, अगर मान लो CP मेरा 100 मान लेता मैं, इस पर 20% प्रॉफिट मारता तो +20 करता, तो 120 मेरा SP हो जाता। 120 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 144, तो 12 टाइम्स है पूरा ये, तो 1.2 टाइम्स, तो 120 इसका मतलब CP है। अब एलिगेशन लगा दो, आपका रेशो आ जाएगा दोनों क्वांटिटीज़ का, ठीक है, कि किस किस क्वांटिटी में आपने उसको मिलाया। तो 90 आपका CP1 था, 150 आपका CP2 था, और 120 आपने जस्ट निकाल लिया इसका एवरेज CP, ठीक है। तो ये जो एवरेज होता है, इससे एक क्वांटिटी बड़ी हो, एक CP बड़ा होता है, विच इज़ योर डियरर क्वांटिटी, डियरर, और ये चीपर, ठीक है। हमेशा इस एवरेज से, भाई एवरेज कैसे पहुंचते हो आप, कि कुछ लोगों के नंबर कम थे, वो कम नंबर उठा करके एवरेज तक पहुंचाने हैं, तो जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वही तो उनका जो कम लोग थे, जो हमने अभी देखा था डेविएशन मेथड में, ठीक है, जहाँ पे डेविएशन 0 हो गया था, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल काम 0 कर दिया, कि किसी ने कोई 72 नंबर लेके आया था, कोई 90 नंबर लेके आया था, एवरेज करके फिर 0 आ गया वो, है ना, इस तरीके से। तो एवरेज तभी तभी मीट हो पाता है जब कुछ लोअर देन एवरेज और कुछ अवर देन एवरेज मिल करके उस एवरेज को एक बना देते हैं, है ना, वेटेड एवरेज जिसे बोलते हैं। ओके, अब देख लो अब इसको, तो डियर माइनस एवरेज इज इक्वल टू 30 एंड एवरेज माइनस चीपर इज इक्वल टू 30। इसका मतलब इन क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया? 1:1 आ गया, 1:1। ईजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि आगे एलिगेशन में ईजी रहता है। ओके, नेक्स्ट। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा। तो ABC फिलिंग अ टैंक। अब देखो फिलिंग अ टैंक बोला उसने, फिलिंग अ टैंक, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। ओके, तो ABC 6, 8 और 12 इतने घंटे में काम कर लेते हैं टैंक को भरने का। इनका एलसीएम अगर निकाल लूँगा मैं तो 24 आ जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। तो 6 फिलिंग टैंक हैं तो +4, ये +3 +2, 6 4 24, 8 3 24, 12 2 24। ओके, when all three pipes are open together they operate for 2 hours before pipe C is closed। ठीक है, 2 घंटे सब तीनों को काम करवाना है। तो 4 + 3 7, 7 + 2 is 9। एक घंटे में ये लोग 9 यूनिट का काम कर देते हैं। तो 2 घंटे में कितना कर देंगे? 9 2 18 यूनिट काम कर देंगे। हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक आफ्टर दैट? ध्यान समझना चीज़ को। इसने पूछा है कि जैसे इन्होंने 24 यूनिट काम था, है ना, 24 यूनिट काम था, 24 यूनिट्स काम, इसने 18 काम कर दिया।
तो बचा हुआ काम कितना रह गया, 24 माइनस 18, 6 यूनिट काम बच गया। अब इस 6 यूनिट काम को कौन कर रहा है, पाइप सी क्लोज हो चुका है, पाइप सी क्लोज हो चुका है। ओके, दैट मीन्स पाइप ए एंड बी काम कर रहे हैं और पाइप ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7 है। तो 6 काम ये इतने टाइम में ख़त्म कर देंगे। ओके, 6/7 आवर्स। ओके, ए और बी काम बचा हुआ करेंगे क्योंकि सी क्लोज हो चुका है, ये देख लिखा हुआ है इसने, पी सी इज क्लोज आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे में हमने उनका 4 + 3 + 2 9 यूनिट काम करा था 1 घंटे में। 2 घंटे में 18 काम निकाल दिए 24 में से, तो 6 काम बचा। और 6 काम ए और बी मिलके 7 कर रहे हैं हर घंटे। 6/7 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लीश 18। अब बुलेट ट्रेन कवर्स एट फिक्स डिस्टेंस इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 240, टाइम 30 मिनट्स। हमेशा हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की किलोमीटर, स्पीड की किलोमीटर पर आवर, और आवर मतलब टाइम मेरा इन आवर होना चाहिए ऐसा यूनिट में। ओके, तो 30/60 यानी कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस था जो उसने कवर किया बुलेट ट्रेन ने, 120 किलोमीटर्स। ओके, अब कहीं से निकल रही होगी ट्रेन तो उसका ट्रैक मेंटेनेंस में मिल गया उसको, तो उसको ट्रेन को डाइवर्ट होना पड़ा। इस चक्कर में उसका इंक्रीज़ कर दिया डिस्टेंस बाय 20%। तो 120 की वैल्यू जो थी वो 144 हो गई अब, है ना, प्लस 20% कर दिया इस पर। 12 to 24 ऐड कर दूंगा 120 में, तो 144 मेरा न्यू किलोमीटर्स आ गए, 144 किलोमीटर्स। अब ये बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन नीड्स टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, मतलब 30 मिनट में ही पहुंचना है अभी भी ट्रेन को, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी है होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 144 है अब क्योंकि उसको ट्रैक मेंटेनेंस में मिला हुआ है, और टाइम उसको वही 30 मिनट्स में पहुंचना है, 30 × 60, तो 288 की स्पीड से इसको चलना पड़ेगा, तभी वो 30 मिनट्स में ये वाला डिस्टेंस कर लेगा। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था एकदम, डिस्टेंस बराबर से स्पीड इंटू टाइम, और परसेंटेज इंक्रीज करना थोड़ा बताना चाहिए बस, उसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन है। 2 cars X and Y अब स्टार्ट फ्रॉम 360 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस इनके बीच का 360 किलोमीटर्स है, एंड ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड्स। ओके, इफ़ दे मूव टूवर्ड ईच अदर, मतलब एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दोनों, टूवर्ड ईच अदर। तो इस केस में क्या होता है, आपकी स्पीड प्लस हो जाती है ना। इसको टाइम लग रहा है इसमें 4 घंटे। इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन तो 12 घंटे लग रहे हैं। अगर ये भी इस तरफ चल रही है, ये भी इस तरफ चल रही है, तो एक तेज़ चल रही होगी तो उनकी स्पीड डिफरेंस इस तरह से निकलेगा। तो x - y में इसको फिर 12 घंटे लग रहे हैं। दैट मीन्स x + y कितना आ गया, 90 आ गया, और x - y मेरा 30 आ गया। अब जो मेरा वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब x मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, सिंपल, 2x = 120, x = 60, x की वैल्यू 60 आ गई, और x की पूछी थी इसने, स्पीड ऑफ कार x 60 km/h। 60 यहाँ रख दोगे, y 30 आ जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि सर्कुलर पिज़्ज़ा रेडियस रखा है 21 सेंटीमीटर का, इसका 75% ईट कर लिया, तो बचे हुए पिज़्ज़ा का हमें एरिया निकालना है। ओके, आपको पता होगा अगर मेरा रेडियस 7 यूनिट्स होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। 154 आता है जब 7 होता है। ओके, तो मैं दिमाग में वैल्यू रख लूँगा कि 7 रेडियस पे मेरा एरिया 154 आता है। लिख लो इसको एकदम टॉप ऑफ द पेज पे, 7 रेडियस पे मेरा एरिया 154 आता है, सेंटीमीटर मान लो चलो उसको। ठीक है, और 7 रेडियस पे पेरीमीटर मेरा 44 आता है, इसे याद रख लो। ओके, अब ये रेडियस 21 है, मतलब 7 से 21 3 टाइम्स है, इसका मतलब एरिया
7 पे 154 होता है, तो एरिया में क्या हो जाएगा 154 इंटू 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, क्योंकि एरिया में आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। तो जितने टाइम मल्टीप्लाई फैक्टर बढ़ेगा उसका स्क्वायर फिर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो एरिया आपका कितना आ गया 21 के हिसाब से 154 इंटू 9, ये आपका एरिया आ गया सर्कल का, सर्कल का एरिया आ गया आपका ये। इसमें बोल रहा है इतना 75% खा लिया उसने, बचे हुए का 1/4 मतलब बचा है, 100 में से 75 खा लिया, तो 25 ही तो बचा। तो इसका मतलब इसका 1/4 निकालना है मुझे, सिंपल, इज इक्वल टू 38.5 इंटू 9। मुझे पता है 154/4 38.5 होता है, ठीक है। अब देखो वैदिक मैथ टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। अगर ये 40 इंटू 9 होता तो 360 मेरा आंसर आता, 360 के पास है या नहीं है, 360 के पास नहीं है, बहुत दूर है, ये बहुत छोटा है आंसर। ओके, अब 40 इंटू 9 360 आ गया मेरा, ये 1.5 कम था, तो अगर मैं 1.5 मतलब 15 इंटू 9 कर दूँ, माइनस कर दूँ कम, इसका मतलब 13.5 कम कर दूंगा, लो आंसर मेरा एग्जैक्ट आ गया 346.5, एग्जैक्ट आंसर आ गया एग्जैक्ट क्या में। दिस इज़ योर वैदिक मैथ टेक्निक्स, दिस इज़ योर ट्रिक्स, दिस इज हाउ यू स्पीड अप योर कैलकुलेशन। ओके, उसको होल नंबर मान करके, नियरेस्ट होल नंबर मान करके मैंने 38.5 को 40 बना लिया, 40 इंटू 9 ईजिली मुझे पता है 4936 होता है। अब जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद, क्योंकि सब नंबर ऑप्शन में छोटे छोटे थे। 173 400 के प्लस हो गया ये, भाई ये नंबर 40 पे 360 आ रहा है, तो छोटा ही, हल्का सा थोड़ा नंबर छोटा ही होगा इससे, है ना। और 100 में तो आ ही नहीं सकता, तो एक ही आंसर मेरा हो गया सही, 346। और मेरा आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है इसका, फिर भी अप्रॉक्सीमेट आया मेरा इसका ऑप्शन में, मेरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आया इसमें। ओके, नेक्स्ट, लीस्ट नंबर 21, बाइसिकल इज वे ऑफ अ व्हील हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, रेडियस 35 सेंटीमीटर है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस कवर्ड इन क्वार्टर टर्न। इसको सॉल्व भी नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पाप है इस क्वेश्चन को, है ना। ये कह रहा है कि कितना परसेंट वो चलेगा अगर वो एक क्वार्टर टर्न लेता है। क्वार्टर टर्न का मतलब क्या होता है, क्वार्टर 1/4 किसी भी चीज़ का, 1/4 इज 25%, निकालना ही नहीं है, परसेंटेज में पूछा हुआ है 25%। नेक्स्ट, सर्कल के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, नाइस। तो एक रिंग है मेरे पास, उसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो एक रिंग है, ओके, इसका मेरे पास ये स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों दे रखे हैं, कैपिटल आर दोनों दे रखे हैं, कितने कितने रखे हैं 10 और 7। ओके, हमें निकालना है अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ रिंग एरिया और आउटर सर्कल का होल एरिया, ठीक है। तो रिंग का एरिया क्या होता है मेरा, आपने क्लास 8 9 10 में पढ़ा होगा, है ना, ये रिंग का एरिया होता है। और डिवाइड बाय क्या करना है हमें, पाई बड़े वाले सर्कल के एरिया से, रेशियो निकल जाएगा इससे। अब क्या, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, तो 17 3 51 अपॉन 100। अप्रॉक्सीमेट निकालना था तो ये 50 होता, तो ये 100 2 टाइम चला जाता, तो 1:2 आ जाएगा इनका रेशियो, 1:2, 1:2। यस, दिस इज योर आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रिंग का एरिया कैसे निकलता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और उसको भी सॉल्व मत करने लग जाना कि आप ये कर रहे हो कि 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, सीधे इसको लिख दो ए प्लस बी माइनस बी। तो 17, ये 17 आ गया इंटू 3 51 आ गया, 51/100 मतलब ऑलमोस्ट 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है वेन डायग्राम का। टेक इट इजी, ओके, ज़्यादा टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ सीख जाओगे धीरे धीरे। वैदिक मैथ्स भी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी, बहुत चीज़ें हैं। विद ईच सेशन यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी मच इक्विप्ड, वेरी मच पावरफुल, ओके, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स सी, तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, जैसे ऊपर वाले केस में मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, एक तो पाइथन है, एक जावा है, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो मान लो एक सर्कल मैंने बना लिया फर्स्ट वेरिएबल के लिए, ए के लिए,
और दूसरा मैंने बना लिया दूसरे वेरिएबल के यानी कि बी वेरिएबल के लिए। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ओनली ए प्लॉट करना है, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो याद रखना, बिल्कुल गांठ बांध के याद रखना प्लीज़, पहले आप इस पोर्शन को भरोगे फर्स्ट, बाद में फिर आप इन दोनों पोर्शन को भरोगे सेकंड नंबर पे। ओके, बोथ ए एंड बी वाला पोर्शन कौन सा होएगा, देख लो, ये वाला, दिस विल बी योर बोथ ए एंड बी पोर्शन, बोथ ए एंड बी पोर्शन। जब ये भर लोगे आप, उसके बाद आप फिर ओनली ए और ओनली बी भर सकते हो। ओके, ओनली ए ओनली बी भर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं देखता हूँ 3 वेरिएबल का क्वेश्चन, मान लो एक वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी और तीसरा वेरिएबल सी। ओके, या चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए चीज़ें समझने में। ओके, तो मान लो ये आपके 3 वेरिएबल के पोर्शंस हैं, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका ओनली ए, ये ए और बी का एरिया हो गया, ये ओनली बी हो गया, ये ओनली सी हो गया, है ना, ये वाला ए एंड सी हो गया, ये वाला बी एंड सी हो गया, और जो सबसे अंडर वाला ये वाला है, ये वाला, ये तीनों का हो गया ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें कौन सा भरोगे आप, पहले सबसे पहले भरोगे ए बी सी, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, उसके बाद ए बी या फिर बी सी या फिर सी ए, ये वाला पोर्शन भरोगे सेकंड नंबर पे, फिर ओनली ए बी सी वाले, ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी, जैसे ऐसे दे रखे होंगे वैसे वैसे आप इसको थर्ड नंबर पे भरोगे, ठीक है। तो सबसे कॉमन रीजन ये वाला जो होगा, सबसे पहले ये भरा जाएगा, इसके ब्याह पे फिर ये वाला ए बी और ए सी बी सी भरे जाएंगे, और फिर एंड में ए ओनली बी ओनली सी भरे जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा ब्रीफ है 2 वेरिएबल के केस में और 3 वेरिएबल के केस में, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यही आते हैं। 4 वाला बहुत ही रेयर कैट लेवल हो जाएगा फिर वो, ओके, वो नहीं आता। आओ, ओके, अब मुझे पता है फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज, मतलब पाइथन टू जावा का रेशियो निकालना है खाली, ठीक है, बना लो, 2 वेरिएबल हैं तो चार्ट बन जाएंगे इजीली। ओके, तो ये मान लो मैंने मान लिया पाइथन, ये मान लिया मैंने जावा। अब प्लॉट करते हैं, 2 वेरिएबल है ना, इसने बोला प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, मतलब ये बोथ हैं, बोथ ए एंड बी, जो भी मैंने सिखाया आपको, बोथ ए एंड बी। तो ये पहले प्लॉट हो जाएगा 50, पाइथन ओनली पाइथन ये वाला 70, और जावा ओनली ये 60, और नाइदर 20, जो ना पाइथन में आ रहा, ओनली पाइथन में, ना दोनों में, ना ओनली जावा में, तो किसी में भी नहीं जो आ रहा वो बाहर 20। अब देखो इनका सम 200 होना चाहिए पूरा, क्योंकि सैम्पल मेरे पास 200, ये सैम्पल साइज में 200 था लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में। तो 50 + 70 120 + 60 180 + 20 200, तो 200 लोग पूरे कवर हो गए, बिल्कुल सही डाटा मेरा मैच हो गया पूरा, ठीक है। अब इसने पूछा था रेशियो ऑफ पाइथन अपॉन जावा, तो देख लो कितना है पाइथन में, 70 + 50 120, और 50 + 60 जावा में 110, यानी कि 12:11 का रेशियो आ गया, 12:11, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर।
ये डी आई में मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, ये डी आई फॉर्मेट क्वेश्चन है। और बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको फिल कैसे करना है उस डेटा को, और सीधे फिर प्लस माइनस और वही डिवाइड, बस यही करना होता है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपको पता है पॉइंट को लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसकी आपको, क्या, 1 और 8। ये वैल्यू पुट कर दो इस वाले कंडीशन में, आपका एम की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इज इक्वल टू एम, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 5, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 5 यानी कि 3। बोनस क्वेश्चन, फ्री के नंबर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन, लीस्ट नंबर 25। अब इस क्वेश्चन को देख के जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसका नाम होता है डिजिटल सम, तो वो तो शायद एक बार वो कर दे, वरना बाकी जनता बिल्कुल भाग जाएगी देख करके। करेंगे, सॉल्व करेंगे, गलत आएगा आंसर, टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चंस के लिए। अगर ये मान लो ये क्वेश्चन आपका शुरुआत में ही आ गया शिफ्ट में, तो या तो छोड़ दोगे, बाद में आओगे, टाइम वेस्ट करोगे अगर करने बैठ जाओगे, तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आएगा आपको आगे भी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे, CGL 2026, CHSL, SSC CPO GD, जहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है अब, तो वहाँ पे ही आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम आएगा। ओके, तो डिजिटल सम से करेंगे इसको सॉल्व, डिजिटल सम। ठीक है, अब देखो 3 + 1, 31 किससे बन रहा है, 3 है ना, 31 लिखा होता है यहाँ पे, 3 + 1 कितना, 4 आ जाएगा इसका डिजिटल सम, और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64, और 6 + 4 कितना है, 10, 10 में 1 + 0 1, तो 31 के क्यूब का डिजिटल सम मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब 18, 18 का मतलब 1 + 8 यानी कि 9, और 9 का क्यूब 729, यानी कि अगेन 18, 18 का मतलब 9, डिजिटल सम 9 आ जाएगा इसका। ठीक है, 9 को 0 भी मिल ले सकते हो, है ना, वो बताऊँगा धीरे धीरे करके। 37, तो 3 + 7 यानी कि 10, 10 का मतलब 1, तो 1 का क्यूब 1, 1 डिजिटल सम, और 210 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, सीधे से 33 आ जाएगा। अब पुट कर दो ये, पहले का कितना आया था, 1 + 9 - 1 + 3। ओके, तो 1 - 1 और 9 + 3 12, और 1 + 2 अगेन 3, तो 3 आ रहा है मेरा इस क्वेश्चन का डिजिटल सम, 3 मेरा डिजिटल सम आ गया इस क्वेश्चन का। अब ऑप्शंस को देखते हैं किस में 3 आएगा डिजिटल सम। याद रखना, जिस ऑप्शन में आंसर माइनस में होगा ना, मान लो -x मेरा आंसर आ रहा है, तो उसमें मैं 9 जोड़ दूंगा, उससे मेरा एक्चुअल डिजिटल सम आएगा, एक्चुअल डिजिटल सम। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें मैं 9 जोड़ूंगा, तब मेरा एक्चुअल डिजिटल सम आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो क्या है, 8 + 1 9, और 9 18 -9, -9 + 9 0 आ गया डिजिटल सम पहले ऑप्शन का। सेकंड 9 और 6, -6 आ गया इसका, -6 + 9 3, ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि 3 आ गया इसका डिजिटल सम। ऑप्शन नंबर 3, 9 आते ही आप एलिमिनेट कर दो बस, 5 4 9 हट गया, 6 और 7 13, 13 का मतलब -4, 5 आ रहा है इसमें डिजिटल सम। फोर्थ 4 5 9, 2 और 3 5, -5 + 4, -5 + 9 4, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, आपका आंसर आ गया सीधे सीधे। ठीक है, -14820 आंसर। तो आपने कितनी आसानी से इतने ख़राब गंदे सवाल को, जो, चलो मुझे तो क्यूब याद है सारे, आई नो, आई हैव लर्न क्यूब स्टिल 40, ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं सीधे आंसर लिखूंगा, मैं प्लस माइनस करके आंसर निकाल दूंगा, बट सबको याद नहीं होते, तो वहाँ पे डिजिटल सम इज़ अ मस्ट 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 हैव। ओके, सो दीज वर योर 25 लीशेज विच यू हैव अनलीज्ड, ओके, वेरी वेरी हैंडसमली। और मुझे लगता है आपने काफ़ी चीज़ सीखी होंगी यहाँ पे, वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, परसेंटेज आपको जल्दी जल्दी कैसे आपको करना है सॉल्व, है ना, परसेंटेज को आपने कई सारे अर्थमेटिक क्वेश्चंस में यूज़ करना सीखा, है ना, तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी मुझे लगता है आज के सेशन में। नाउ द टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम बताया मैंने आपको, डिजिटल सम, ठीक है,
तो मैंने आपको बोला अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसमें आपको 9 जोड़ना पड़ेगा हमेशा, जिससे आपका एक्चुअल डिजिटल सम आएगा, एकदम करेक्ट वाला। अगर आपको नेगेटिव में छोड़ दोगे तो आंसर गलत मार दोगे आप उसमें, ठीक है। सेकंड, अब मान लो आपके पास कोई नंबर है 7564 मल्टीप्लाई बाय 25, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो ये मत कहना कि नहीं सर ये तो आप कुछ भी बता रहे हो, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसको जल्दी कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, कि मैं बाद में बताऊंगा, कि 25 को मैं 100/4 से स्वैप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1/4 की वैल्यू 25% होती है, ओके। या फिर 100/4 मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ, इसीलिए। अब ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ डर लग रहा था करने में सॉल्व, अब तो 4 से काट दोगे, क्योंकि 4 का रूल आपको पता है कि अगर नंबर के आखिरी 2 नंबर 4 से कट रहे हैं तो नंबर 4 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1891, सीधे 1891 और आगे 2 जीरो चिपका दो, आ गया आपका आंसर। अब ये आसान था ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कीप काम, ड्रिंक सोडा एंड लर्न वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, मेक नोट्स, स्पेशली जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है स्टार मार्क करके कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आ सकते हैं, 100%, बार बार रिपीट हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल फाइनली आप लिख ही लो, है ना। और इस शिफ्ट में जब दोबारा आप करोगे रिवाइज तो सीधे उस क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हो, है ना। और बाकी अगर आपको अपनी तरीके से लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं जानता था सॉल्व करना, है ना, और मुझे अभी पता लगा, तो आप उसको भी नोट करके अपना एक नोट मेकिंग ज़रूर पॉसिबल करना, अगर, है ना, इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू। तो आज की शिफ्ट में मैंने काफ़ी सारी आपको चीज़ें बताई, वैदिक मैथ्स की, डिजिटल सम की, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, और ऐसे ही शिफ्ट बाय शिफ्ट मैं आपको कई चीज़ें बताता चलूँगा, है ना। सो आई होप यू enjoyed द सेशन, so thank you very much. Based on the feedback which I get from this session, I'll try to manipulate myself and the further sessions, जो भी आपको चाहिए मेरी तरफ से, कि, है ना, कि ऐसे ये मिल जाए या फिर इसमें और कुछ बेटर हो सकता है जो आप चाहते हो कि इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। एंड ये जो PDF में जो हमने बनाया है पूरा, ये आपको एनोटेड PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आप UTR ऑफ SSC करके सर्च कर सकते हो फ्रॉम दिस लिंक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड hope to see you soon again in the next session. Till then, bye bye, enjoy your day.